हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 का यूनिट नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन आंसर तो किस पेपर का? पेपर नंबर 6 का। सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1 को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो आज के इस वीडियो में। देन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा एनईपी सिलेबस जिसमें से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेमेस्टर 4 का यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर इन्फ्लुएंसेस, मूवमेंट्स, ट्रेंड्स अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पोइट्स एंड देयर वर्क्स। तो इसमें आपको पढ़ना है 19th सेंचुरी में इन इंग्लैंड इंग्लिश पोइट्री और ब्रिटिश पोइट्री में क्या क्या चेंजेज हुए, जैसे कि सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स और इंडिविजुअल ऑथर्स पोइट्स आए और उनके कौन कौन से वर्क्स आए। तो आज हम देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसका प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और इसका नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे जाता है सभी वीडियोज़ को। और ये जो नोट्स है सेमेस्टर 4 यूनिट नंबर 1 जिसको मैं आज कवर करवाने वाली हूँ, उसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पेड नोट्स पे है। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करें, देन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल में नहीं समझना है, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक पहुंच चुके हैं और इसी दौरान आप बहुत सारे हिस्ट्री को पढ़े होंगे, डिफरेंट एजेस को। तो आज हमारा जो लगा है टॉपिक वो है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है फ्रेंड्स 1801 टू 1900। तो इस बीच में पोइट्री में क्या क्या चेंजेस आए, इस दौरान सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए, उसके बारे में आपको लिखनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, जो रोमांटिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1798 से लेकर 1837, और विक्टोरियन पीरियड का टाइम होता है 1837 से लेकर 1901। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 19th सेंचुरी का पोइट्री का जो टॉपिक है, यूनिट लगा हुआ है, उसमें आपको 2 एजेस को पढ़ना है, रोमांटिक एज पोइट्री एंड विक्टोरियन एज पोइट्री। तो ये दोनों मर्ज वर्जन एज का पोइट्री आपको एनालिसिस करना है। तो मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लेके आई हूँ नोट्स के थ्रू, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने तो देख लिया कि यह कौन सा टॉपिक यूनिट लगा हुआ है हमारा सिलेबस में। देन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में, डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मूवमेंट्स, अदर इन्फ्लुएंसेस, trends along with important individual poets and their works in 19th century poetry। तो 19th सेंचुरी में कौन कौन से सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स आए एंड ट्रेंड्स आए और कौन कौन से पोइट्स उभर के आए, उनके बारे में पूछा जाएगा। और करके एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द इंडिविजुअल पोइट्स एंड देयर वर्क्स इन 19th सेंचुरी पोइट्री। मतलब 19th सेंचुरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट पोइट्स एंड उनके वर्क्स आए उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखनी है इस तरह से, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन आपका लिखावट का बने और आपको अच्छा मार्क्स मिले। तो आपको सबसे पहले
फर्स्ट पारा में लिखना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पे बेस्ड आपको आंसर लिखनी है। जैसा कि सबसे पहले पारा में आपको लिखनी है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पेन्स मेनी पीरियड्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू द पोस्ट मॉडर्न डेज। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो मेनी पीरियड्स में बांटा गया है। जैसा कि पहला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड दूसरा है पोस्ट मॉडर्न डेज। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड सच एज अर्ली पीरियड एंड लेदर पीरियड। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसे दो पीरियड्स में बांटा गया है, पहला अर्ली पीरियड्स एंड दूसरा लेदर पीरियड्स। इन अर्ली पीरियड्स इट हैज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड एज ऑफ चासर। And in later periods, it have Renaissance, Restoration Age, Romantic Age, Victorian Age, Modern Age and Post-Modern Age। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। देन आपको आगे लिखनी है सेकेंड पारा में द 19th सेंचुरी पोइट्री स्पेन्स फ्रॉम 1800 टू 1901। यहाँ पे 1 होगा फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी 1801 to 1900। and during this period poetry covers two ages of poetry, one is romantic age poetry and another is Victorian age poetry। और इस पीरियड के दौरान 1801 से लेकर 1900 के दौरान दो एजेस के पोइट्री को पढ़नी है, मतलब ये कवर करता है, पहला रोमांटिक एज पोइट्री और दूसरा विक्टोरियन एज पोइट्री। And during both ages in 19th century poetry, there have many changes in social, political, economic in England, and they have many literary movements, trends, poets, and their works emerged, which is given below। और इस दौरान बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए इंग्लैंड में, और बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स, ट्रेंड्स एंड इंडिविजुअल पोइट्स और उनके वर्क्स भी इमर्ज हुए जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको कोटेशन में लिखना है सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पे कौन कौन से चेंजेस हुए। तो पहला पॉइंट में चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द रैपिड industrialization transformed society leading to urbanizations and rise of new social classes। मतलब इस एज के दौरान, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ, बहुत सारे न्यू इंडस्ट्री बने फॉर सोशल क्लासेस के लिए, ठीक है, राइज करने के लिए। Poets like Tennyson and Browning explored the impact of these changes on the individual and society। और इस एज के जो पोइट्स थे जैसे कि टेनिसन, ब्राउनिंग, वो अपने वर्क में लिखे हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण लोगों में और सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट पड़ा है। फिर दूसरा जो चेंजेस हुआ वो है अर्बनाइजेशन। The shift from rural to urban areas brought new changes and opportunity। अर्बनाइजेशन के कारण जो रूरल क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो अब अर्बन एरियाज़ में रहने लगे और न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी को फेस करने लगे। पोइट्री एक्सप्लोर्ड द क्राउडेड स्ट्रीट, द वर्किंग क्लास एंड एलिनेशंस ऑफ अर्बन लाइफ। और इस टाइम के पोइट्री में लिखा गया कि किस तरह से क्राउडेड स्ट्रीट, वर्किंग क्लास एंड किस तरह से एलिनेशंस हो गया अर्बन लाइफ के बारे में, ये पोइट्री लिखने लगे। तीसरा जो चेंजेस हुआ वो हुआ सोशल इनइक्वालिटी पे। द वाइडिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बिकम अ मेजर थीम इन द 19th century poetry, with poets like Arnold and Kipling addressing social injustice and plight of working classes। इस दौरान सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस के कारण सोशल इनक्वालिटी हो गया, मतलब लोगों के बीच इक्वालिटी नाम का चीज़ नहीं रही, कोई गरीब बन गया तो कोई अमीर बन गया, और इस तरह से सोसाइटी में इनजस्टिस होने लगा वर्किंग क्लास एंड लेबर क्लास, रिच लोगों के क्लास के बीच में। फिर जो चौथा चेंजेस हुआ वो हुआ पॉलिटिकल टर्मोइल।
तो ये क्या है? द राइज ऑफ रैशनलिज्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशन इन वेरियस कंट्रीज, फ्लूइड political themes in poetry. Poets like Shelley and Byron expressed their political rights and engaged with the social and political issues of their times. मतलब इस दौरान पोइट्री में राइज ऑफ रैशनलिज्म, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी पे बहुत ही ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे। और इस दौरान के पोइट्स जैसे कि शेली, बायरन ने अपने वर्क के थ्रू एक्सप्रेस्ड किया किस तरह से लोग पॉलिटिकल राइट्स के लिए इंगेज्ड हो रहे हैं और धीरे धीरे इश्यूज भी उनके प्रति बढ़ रही है। फिर है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे कौन कौन से 19th सेंचुरी पोइट्री में चेंजेस हुए। तो पहला हुआ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। The growth of capitalism and industrialization created new economic realities. Poetry explored the exploitations of labor and the pursuit of wealth and the changing relationship between work. मतलब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इन 19th सेंचुरी पोइट्री कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, जिसमें से दिखाया गया कि किस तरह से लेबर क्लास के लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें परसुएट किया जा रहा है फॉर वेल्थ के लिए, और किस तरह से रिलेशनशिप उनके बीच चेंज हो रहे हैं। तो ये एक मेजर इशूज था। देन दूसरा जो इकोनॉमिक कंडीशन पे चेंज हुआ वो था ट्रेड एंड कॉमर्स का। द एक्सपेंशंस ऑफ trade and global networks had a significant impact on poetry, with poets like Tennyson and Kipling reflecting on the complexities of international relations and the cultural changes between different societies. मतलब 19th सेंचुरी पोइट्री में बहुत सारे ग्लोबल नेटवर्क्स के कारण बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी और कल्चरल चेंजेस भी हो गया था डिफरेंट सोसाइटी के बीच में। फिर जो तीसरा जो चेंजेज हुआ वो हुआ न्यू टेक्नोलॉजी आने का। द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज प्रिंटिंग प्रेस एंड फोटोग्राफी आल्सो इन्फ्लुएंस पोइट्री। 19th सेंचुरी में जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गया और प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया पोइट्री को, विथ पोइट्स लाइक ब्राउनिंग एंड अर्नोन रिफ्लेक्टिंग ऑन चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और इस टाइम के जो फेमस पोइट रहे हैं जैसे कि ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड, वो अपने पोएम के थ्रू दिखाएं कि किस तरह से रिलेशन चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बीच में। तो ये था आपका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स के बेस्ड पे 19th सेंचुरी पोइट्री में क्या क्या चेंजेस आए। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ तक आंसर लिखनी है, फिर कंक्लूजन का पार्ट आपको लिखनी है। फिर अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन से मूवमेंट्स एंड ट्रेंड्स आए तो आपको यहाँ से लिखनी है। इन 19th सेंचुरी पोइट्री द प्रोमिनेंट लिटरेरी मूवमेंट वाज रोमांटिसिज्म विच एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअलिज्म, emotion, imaginations and the supernatural. It rejected the rationalism of the Enlightenment and valued nature, subjective experiences and the power of individual. This movement significantly influenced poetry with key figures like Lord Byron, P.P. Shelley, John Keats and Wordsworth. मतलब 19th सेंचुरी पोइट्री में बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट आए, जैसे कि रोमांटिसिज्म का मूवमेंट आया जो दिखाता था इंडिविजुअलिज्म का, इमोशंस का, यूज ऑफ इमेजिनेशंस एंड सुपरनेचुरल का, और ये रिजेक्ट किया रेशनलिज्म को रिजेक्ट किया एंड वैल्यूड किया नेचर को। इस टाइम के जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट थे वो थे लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली एंड जॉन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ। In 19th century, romanticism, realism and naturalism emerged, offering a more realistic
portrayal of society and emphasizing social and economic factor। और 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म में पोइट्री में जो मोमेंट्स आए वो थे रोमांटिसिज्म का, रियलिज्म का एंड नेचुरलिज्म का। ठीक है, जो ऑफर किया रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी का एंड एम्फेसाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर का। हेयर इज अ डिटेल अबाउट दिस मोमेंट इन 19th सेंचुरी पोइट्री। तो जो सबसे पहला जो मोमेंट आया वो था रोमांटिसिज्म। तो इसमें क्या था, दिस मोमेंट विच पिक्ड इन द अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी सेलिब्रेटेड द इंडिविजुअल इमोशन एंड सबलाइम इन द नेचर एंड द सुपर नेचुरल। मतलब इस टाइम पीरियड में इंडिविजुअलिज्म, इमोशंस, सबलाइम इन नेचर पे ध्यान दिया गया, सुपर नेचुरल एलिमेंट पे ध्यान दिया गया। इट फेवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ओवर ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और इस टाइम पीरियड में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे को फेवर किया गया ओवर ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। एंड एम्फेसाइज द रोल ऑफ इमेजिनेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। की थीम्स इंक्लूड्स लव, ब्यूटी, डेथ एंड सुपर स्पिरिचुअलिटी। मतलब इस टाइम पीरियड में रोमांटिसिज्म में पोइट्स हैं वो इमेजिनेशंस के दुनिया में रहते थे और अपनी पोइट्री को लिखते थे, और अपने पोइट्री में जो यूज करते थे वो था लव, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, फिर दूसरा जो मोमेंट आया वो था रियलिज्म का। As a reaction against the idealism of romanticism, realism aimed to portray life as it actually was, focusing on common men and everyday experience। Realism मतलब जो रियल था उस टाइम के पीरियड में, मतलब 19th सेंचुरी के पोइट्री के टाइम में जो रियल चीज़ था उस पर ये फोकस किया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकसिंग ऑन कॉमन मैन एंड एवरीडे एक्सपीरियंस, मतलब एवरीडे जो होता था उस पर ये फोकस किया था, जिसे रियलिज्म कहते हैं। कुछ रियलिस्ट राइटर थे जैसे कि चार्ल्स डिकिंसन, एमिली जोला, एक्सप्लोर सोशल इशूज एंड स्ट्रगल्स ऑफ क्लास। आगे है नेचुरलिज्म का मूवमेंट आया। तो क्या था ये, ए मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म। नेचुरलिज्म emphasized the deterministic nature of man existence, suggesting that individuals are shaped by heredity and environment. It explored theme of poverty, crime, and social inequality, often with a pessimistic tone. मतलब नेचुरलिज्म जब आया इस टाइम के मूवमेंट में तो लोग एम्फेसाइज करने लगे नेचर ऑफ मैन एग्जिस्टेंस, मतलब नेचर में मैन का जो एग्जिस्टेंस है उसको ये एम्फेसाइज करने लगे। और इस टाइम के जो पोइट थे वो एक्सप्लोर करके लिखे थे थीम ऑफ पॉवर्टी, क्राइम, सोशल इनक्वालिटी पे। ठीक है, ये था आपका पूछा जाए कि 19th सेंचुरी पोइट्री में कौन कौन से मोमेंट आए, तो आपको लिखनी है यहाँ तक आंसर, यहाँ से 19th सेंचुरी से लेके नेचुरलिज्म तक। ठीक है, और आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखनी है। देन अगर आपको इंडिविजुअल ऑथर्स एंड उनके वर्क्स को पूछा जाए तो आपको लिखनी है इन 19th सेंचुरी पोइट्री, यहाँ पोइट्री छूट गया फ्रेंड्स, पोइट्री, ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री, प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक जॉन कीट्स, एस.टी. कोलरिज, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, ब्राउनिंग एंड क्रिस्टिना रोसेटी, and on the American side, Emily Zola and Walt Whitman explored various themes and styles including romanticism, Victorian poetry and realism। मतलब इन 19th सेंचुरी पोइट्री में ब्रिटिश पोइट्स एंड अमेरिकन पोइट्स बहुत सारे आए, जैसे कि ब्रिटिश में जॉन कीट्स, एस.टी. कोलरिज, टेनिसन एट्सेट्रा, और अमेरिकन में एमिली जोला, विटमैन आए जो एक्सप्लोर किए थीम एंड स्टाइल ऑफ रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन पोइट्री एंड रियलिज्म का। हेयर इज़ अ मोर डिटेल अबाउट 19th सेंचुरी पोइट्स एंड देयर वर्क्स। तो पहला ब्रिटिश पोइट है वो है जॉन कीट्स, नन फॉर हिज लिरिकल सेंसुअस पोएम्स इंक्लूडिंग ऑड टू द ऑटम एंड ऑड टू द नाइटिंगेल एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जो ब्यूटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर किया इन दोनों पोएम में। फिर दूसरा है एस.टी. कोलरिज, दे फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट
Coleridge, Kubla Khan and Dejection and Ode explored the imaginations, nature and supernatural। मतलब एस.टी. कॉलरिज है वो एक रोमांटिक मोमेंट में आए रोमांटिक पोइट है जो कुबला खान, डिजेक्शन जैसे पोएम लिखे और एक्सप्लोर किए इमेजिनेशंस एंड नेचर एंड सुपरनेचुरल को। फिर तीसरा है मैथ्यू आर्नोल्ड जो नन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड रिफ्लेक्टिंग पोएम, जो इंटेलेक्चुअल एंड रिफ्लेक्टिंग पोएम के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि सच एज डॉबर विच, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है थीम ऑफ फेथ, डाउट एंड चेंजिंग दी वर्ल्ड का। फिर चौथा है रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ब्राउनिंग ड्रामेटिक्स मोनोलॉग लाइक माई लास्ट डचेज वेयर नोटेड फॉर दियर कैरेक्टराइजेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ्स, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है कॉम्प्लेक्स इनर लाइफ्स का। फिर है एलिजाबेथ ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ, जो नन फॉर हर पर्सनल एंड पैशनेट पोएम इंक्लूडिंग एरोरा ले विच एक्सप्लोर्ड सोशल एंड फेमिनिस्ट इशूज। फिर छठा है एमिली डिकिंसन, डिकिंसन यूनिक स्टाइल यूजिंग स्लैंट रिदम एंड डेसेस एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी इन हर पोएम। मतलब जो इमली जोला है वो अपने वर्क में डेज का यूज करती थी, जो एक्सप्लोर करता है उनके थीम जैसे कि नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी का इनके पोएम में। फिर सातवां है वॉल्ट विटमैन, विटमैन्स फ्री वर्ड्स एंड सेलिब्रिटी स्टाइल एज सीन इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक्सप्लोर थीम ऑफ इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन लैंडस्केप को दिखाता है। फिर आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखनी है। दस इस प्रकार द कंक्लूजन ऑफ 19th सेंचुरी पोइट्री पार्टिकुलरली इन द लेटर हाफ, डबल टी नहीं होगा फ्रेंड्स, लेटर हाफ मार्क ए शिफ्ट फ्रॉम द रोमांटिक ideals of the early part of country towards a more realistic and introspective approach, reflecting the rapidly changing world. These conclude the life of realism and exploration of personal and psychological theme. तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर लिखा, जैसे कि अगर आपको पूछ दिया जाए सोशल एंड पॉलिटिकल बेस्ड पे, इकोनॉमिक बेस्ड पे क्वेश्चन, तो आपको लिखनी है पहले इंट्रो पार्ट, देन यहाँ तक आपको लिखनी है। फिर आपको पूछ दिया जाए कि कौन कौन से मूवमेंट्स आए, तो यहाँ से आपको लिखनी है ये सारे मूवमेंट्स आए, और पूछ दिया जाए कि कौन कौन से इंडिविजुअल ऑथर्स उनके वर्क्स आए, तो यहाँ तक आपको लिखनी है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन पार्ट सभी का लिखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो आप ज़रूर से चेक करें और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके मुझे पर्सनली मैसेज करके या नोट्स को प्राप्त कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।